मॉनसून का रहस्य कौन खींचता है बारिश की डोर। नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है मॉनसून के इस विशेष एपिसोड में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा प्रश्न जो सदियों से हमारे जीवन को, हमारी खेती को और हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता आया है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आसमान में घने बादल उमड़ते हैं, जब पहली बूंद मिट्टी पर गिरकर सौंधी खुशबू बिखेरती है, तो इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही होती हैं? कभी बारिश उम्मीद से ज्यादा होकर खुशहाली लाती है, तो कभी मॉनसून जून की तपती दोपहरी से पहले ही दस्तक दे देता है, मानो किसी जल्दी में हो। और फिर कुछ साल ऐसे भी आते हैं जब इंतजार लंबा हो जाता है, जब आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान निराश हो जाते हैं और मॉनसून पूरी तरह से धोखा दे जाता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि भारत के जीवन रेखा कहे जाने वाले मॉनसून को आखिर कंट्रोल कौन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का यह सफर और जानते हैं मॉनसून के इस महातंत्र को। इससे पहले कि हम मॉनसून को नियंत्रित करने वाले जटिल कारकों की गहराइयों में उतरें, यह समझना आवश्यक है कि आखिर यह मॉनसून शब्द अपने आप में क्या समेटे हुए है। मॉनसून शब्द मूल रूप से अरबी शब्द मौसम से आया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। लेकिन विज्ञान की भाषा में मॉनसून का मतलब है हवा की दिशा में एक बड़ा मौसमी बदलाव। यह कोई साधारण हवा का झोंका नहीं है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर होने वाला परिवर्तन है, जो साल के कुछ विशिष्ट महीनों में ही देखने को मिलता है। भारत के संदर्भ में जब हम मॉनसून की बात करते हैं, तो हमारा तात्पर्य उन हवाओं से होता है जो अपनी दिशा बदलकर समुद्र से जमीन की ओर बहने लगती हैं और अपने साथ लाती हैं ढेर सारी नमी। ये नमी से लबालब हवाएं, जो विशाल हिंद महासागर और अरब सागर के ऊपर से गुजरती है, अपने अंदर जलवाष्प यानी वाटर वेपर का एक विशाल भंडार समेट लेती है। जब ये हवाएं भारतीय भूभाग पर पहुंचती हैं, तो विभिन्न भौगोलिक और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और फिर संघनित होकर बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर बरस पड़ती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर जून के महीने में शुरू होती है और सितंबर तक जारी रहती है। तो सरल शब्दों में कहें तो मॉनसून केवल बारिश नहीं, बल्कि हवाओं के दिशा परिवर्तन का एक मौसमी चक्र है, जो अपने साथ समुद्र से नमी लेकर आता है और भारतीय उपमहाद्वीप को जीवनदायिनी वर्षा प्रदान करता है। यह एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है जिस पर करोड़ों लोगों का जीवन और आजीविका निर्भर करती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मॉनसून कोई स्थानीय घटना नहीं है। यह एक बड़े पैमाने की एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन प्रणाली का हिस्सा है, जो पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। लेकिन भारतीय मॉनसून अपनी व्यापकता, अपनी तीव्रता और भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने गहरे प्रभाव के कारण विशेष महत्व रखता है। इसलिए जब हम आगे बढ़ेंगे और उन कारकों पर विचार करेंगे जो इसे नियंत्रित करते हैं, तो याद रखिएगा कि हम एक ऐसी जटिल और गतिशील प्रणाली की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी के घूमने से लेकर समुद्री धाराओं और वायुमंडलीय दबाव तक अनेक शक्तियों से प्रभावित होती है। अब जब हमने मॉनसून की मूल परिभाषा को समझ लिया है, तो आइए इसके पहले और सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक की ओर बढ़ते हैं, और वह है समुद्र और धरती के तापमान में अंतर। जी हाँ, यह सुनने में शायद बहुत सरल लगे, लेकिन यह साधारण सा अंतर ही मॉनसून की नींव रखता है। गर्मी का मौसम है, सूरज अपनी पूरी प्रखरता के साथ चमक रहा है। ऐसे में हमारी धरती यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास का भूभाग सूरज की गर्मी को तेजी से सोख कर गर्म होने लगता है। इसके विपरीत विशाल हिंद महासागर और अरब सागर, जो भारत को तीन ओर से घेरे हुए हैं, पानी की अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण धीरे धीरे गर्म होते हैं। गर्मियों में जब भारतीय भूभाग तप रहा होता है, उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब हवा ऊपर उठती है, तो नीचे एक खालीपन, एक कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब प्रकृति का एक नियम है, हवा हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी ऊंचाई से गहराई की ओर बहता है। इस समय भारतीय भूभाग पर बने इस शक्तिशाली लो प्रेशर एरिया की तुलना में हिंद महासागर और अरब सागर के ऊपर की हवा अपेक्षाकृत ठंडी और भारी होती है, जिससे वहां एक उच्च दबाव का क्षेत्र यानी हाई प्रेशर एरिया बना रहता है। यह हाई प्रेशर और लो प्रेशर का अंतर ही मॉनसून की हवाओं को गति प्रदान करता है। समुद्र के ऊपर मौजूद यह नम हवा, जिसमें वाटर वेपर की भारी मात्रा होती है, भारतीय उपमहाद्वीप पर बने कम दबाव के क्षेत्र की ओर तेजी से आकर्षित होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर धूल को अपनी ओर खींचता है। ये हवाएं जब समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं, तो और अधिक नमी सोख लेती हैं।
और जब ये भारतीय तटों से टकराती हैं तो इन्हें ही हम दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं यानी साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स के नाम से जानते हैं। ये प्रक्रिया जितनी सरल दिखती है उतनी ही प्रभावशाली भी है। धरती का तेजी से गर्म होना और समुद्र का धीमी गति से गर्म होना, ये तापीय अंतर एक विशाल इंजन की तरह काम करता है जो मॉनसूनी हवाओं के इस पूरे तंत्र को शक्ति प्रदान करता है। एल नीनो और ला नीना प्रशांत महासागर के दो मौसम रेगुलेटर। हमने अभी धरती और समुद्र के तापमान के अंतर की भूमिका को समझा जो मॉनसून का एक स्थानीय कारक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों मील दूर प्रशांत महासागर में होने वाली कुछ घटनाएं भी हमारे भारतीय मॉनसून पर गहरा असर डाल सकती हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं दो बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण समुद्री घटनाओं की, एल नीनो, एल नीनो और ला नीना, ला नीना। एल नीनो और ला नीना, जिन्हें संयुक्त रूप से एनसो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन चक्र कहा जाता है, प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में होने वाले आवधिक बदलाव हैं। सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर में ट्रेड विंड्स गर्म सतही जल को पश्चिम की ओर यानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। इससे पश्चिमी प्रशांत महासागर में गर्म पानी जमा हो जाता है और पूर्वी प्रशांत महासागर दक्षिण अमेरिका के तट के पास में ठंडा पानी नीचे से ऊपर आता है। लेकिन एल नीनो के वर्षों में ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती है या कभी-कभी उल्टी दिशा में बहने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि गर्म पानी पश्चिमी प्रशांत महासागर से पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर फैलने लगता है। इससे मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का सतही तापमान सामान्य से कहीं अधिक बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रशांत महासागर की इस गर्मी का हमारे भारतीय मॉनसून से क्या लेना देना। इसका बहुत गहरा संबंध है। आमतौर पर एल नीनो के वर्षों में भारत में मॉनसून कमजोर रहता है और बारिश सामान्य से कम होती है, जिससे सूखे जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रशांत महासागर में होने वाले ये बदलाव हिंद महासागर के ऊपर हवा के दबाव और तापमान को भी प्रभावित करते हैं, जिससे मॉनसून की हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। हालांकि यह हमेशा 100% सच नहीं होता। कुछ एल नीनो वर्षों में अच्छी बारिश भी हुई है, लेकिन अधिकांशतः यह मॉनसून के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसके विपरीत है ला नीना। ला नीना की स्थिति में व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक मजबूत हो जाती हैं। ये पूर्वी प्रशांत महासागर में और भी अधिक ठंडे पानी को सतह पर लाती हैं, जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर में गर्म पानी का जमाव और बढ़ जाता है। यह स्थिति आमतौर पर भारतीय मॉनसून के लिए अनुकूल मानी जाती है। ला नीना के वर्षों में भारत में सामान्य से अधिक या अच्छी वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रशांत महासागर के एल नीनो और ला नीना की तरह ही हमारे अपने हिंद महासागर में भी एक ऐसी ही महत्वपूर्ण मौसमी घटना होती है जो भारतीय मॉनसून को प्रभावित करती है। इसे कहते हैं भारतीय महासागर डिपोल, इंडियन ओशन डिपोल, या संक्षेप में आईओडी। डिपोल का अर्थ है दो ध्रुव और यह हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के सतही तापमान में अंतर को दर्शाता है। आईओडी की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। एक पॉजिटिव आईओडी की स्थिति तब बनती है जब हिंद महासागर का पश्चिमी भाग यानी अरब सागर और अफ्रीका के तट के पास का क्षेत्र सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है और हिंद महासागर का पूर्वी भाग यानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास का क्षेत्र सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। यह स्थिति भारतीय मॉनसून के लिए आमतौर पर अच्छी मानी जाती है। जब अरब सागर का पानी गर्म होता है तो वहां अधिक वाष्पीकरण होता है, जिससे हवा में नमी की मात्रा बढ़ती है। साथ ही यह गर्म पानी मॉनसून की हवाओं को भारत की ओर खींचने में मदद करता है, ठीक उसी तरह जैसे जमीन की गर्मी करती है। इस प्रकार एक पॉजिटिव आईओडी मॉनसून को अतिरिक्त बल प्रदान कर सकता है, जिससे भारत में अच्छी बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत एक नेगेटिव आईओडी की स्थिति तब होती है जब हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर सामान्य से ठंडा हो जाता है और पूर्वी भाग इंडोनेशिया के पास सामान्य से गर्म हो जाता है। यह स्थिति भारतीय मॉनसून के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। ठंडा अरब सागर कम वाष्पीकरण का कारण बनता है, जिसका अर्थ है हवा में कम नमी। और तीसरी अवस्था है न्यूट्रल आईओडी, जब हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी भागों के तापमान में कोई खास अंतर नहीं होता और तापमान सामान्य के आसपास रहता है। ऐसी स्थिति में आईओडी का मॉनसून पर कोई विशेष पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता और मॉनसून अन्य कारकों से अधिक प्रभावित होता है।
हमने अब तक समुद्र की सतह पर होने वाली घटनाओं और उनके प्रभावों की बात की, लेकिन मॉनसून को नियंत्रित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में भी मौजूद हैं। इनमें प्रमुख हैं जेट स्ट्रीम्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जेट स्ट्रीम्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हवा की तेज धाराएं होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर, आमतौर पर 9 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। भारत के संदर्भ में दो प्रकार की जेट स्ट्रीम्स मॉनसून को प्रभावित करती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सर्दियों के मौसम में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से बहती है। जब तक यह जेट स्ट्रीम अपनी इस दक्षिणी स्थिति में रहती है, तब तक यह मॉनसून के आगमन में बाधा डालती है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है और सूरज उत्तर की ओर जाता है, उत्तरायण, यह सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी धीरे धीरे उत्तर की ओर, हिमालय के पार खिसक जाती है। इसका उत्तर की ओर खिसकना भारतीय मॉनसून के आगमन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। इसके हटते ही तिब्बत के पठार पर बना तीव्र लो प्रेशर सिस्टम और मजबूत हो जाता है और मॉनसूनी हवाओं के लिए रास्ता खुल जाता है। इसी समय गर्मियों में एक और जेट स्ट्रीम सक्रिय होती है, जिसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। यह जेट स्ट्रीम भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग के ऊपर लगभग 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह जेट स्ट्रीम मॉनसून की बारिश को और तीव्र करने में मदद करती है। माना जाता है कि यह जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार के अत्यधिक गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ की। ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्णकटिबंधीय तूफान यानी टेम्परेट ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैं, जो सर्दियों के महीनों में नमी लेकर भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा और बर्फबारी करते हैं। हालांकि ये मुख्य रूप से सर्दियों की घटनाएं हैं, लेकिन कभी कभी मॉनसून के पहले या मॉनसून के दौरान भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज हमने भारत में मॉनसून को नियंत्रित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों को समझने का प्रयास किया। हमने देखा कि कैसे धरती और समुद्र के तापमान का अंतर, प्रशांत महासागर में एल नीनो और लानीना की हलचल, हिंद महासागर का अपना डिपोल और वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में बहती जेट स्ट्रीम्स, ये सभी मिलकर इस जटिल और जीवनदायिनी मौसमी घटना को आकार देते हैं। मॉनसून सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि, संस्कृति और करोड़ों लोगों के जीवन की धुरी है। इसकी हर आहट पर हमारी उम्मीदें टिकी होती हैं। इन वैज्ञानिक तथ्यों को जानकर हम प्रकृति की इस विशाल और शक्तिशाली व्यवस्था के प्रति और भी अधिक सम्मान और जिज्ञासा महसूस करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और मॉनसून के इस विज्ञान को समझने में आपको आनंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, साई_गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों से ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञानवर्धक यात्रा का हिस्सा बन सकें। फिर मिलेंगे एक नए मौसम, एक नई कहानी और विज्ञान के कुछ और अनसुलझे रहस्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।